वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ साहब, आपका 6 दफ़ा मेंबर पंजाब असेंबली होने का एक तजुर्बा है, एक लंबी सियासत आपने की है पंजाब में। तो क्या समझते हैं कि पंजाब में इस वक्त जो तब्दीली होती नज़र आ रही है और कितनी ज़रूरी है पंजाब में तब्दीली आवाम के लिए, सियासतदानों के लिए नहीं, आवाम के लिए? देखें, बात यह है कि जो बातें यहाँ पे हुई, रज़ा साहब ने की, मैंने की, हमारी सोच है क्या पाकिस्तान दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आप इसको एक स्टेट कह सकते हैं, एक मुल्क भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वज़ीर आला का इंतखाब किया इमरान खान साहब ने, नया पाकिस्तान बनाने वाले ने, मैं नहीं समझता कि ये पार्लियामेंटेरियन की राय थी कि इसको वज़ीर आला बना दिया जाए। हम अपोजिशन में, ये एक फ़ैसला ठोंसा गया, अपनी मर्ज़ी ठोंसी गई, और इसके बार बार सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत रही है आज तक है। आईजी बदले, लेकिन जो सूबे को चलाने वाला चीफ एग्जेक्टिव है उसकी तरफ किसी की कोई बात। उनका ये कहा जाता है ईमानदार सादा बंदे और अच्छे तरीके से सूबे को चला रहे हैं। 12 करोड़ आवाम है पंजाब की और सबसे बड़ा सूबा है। मैं तो किसी सबूत के बगैर कभी कोई बात नहीं करता जी। मैं समझता हूँ कि अगर आज जो बददयानती वज़ीर आला उसमें होती है, पिछले टाइम बैठ के यहाँ तो डीसी और डीपीओ पैसों से लगाए जा रहे हैं अफसरों को, यहाँ तो इससे बदतरीन दौर कभी नहीं हुआ। और मैं हैरान हूँ जब आप ये कहेंगे, अगर ये तो सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दिया साकिब निसार ने, अब इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया इसको, बुज़दार को। इस बात का अगर आज फ्री हैंड दे दें, मैं समझता हूँ किसी भी इदारे को, तो कल तक आपको सारा चिट्ठा आपके सामने रख दे। लेकिन सवाल ये है, वो तो एक तरफ रहेगी। यहाँ तो ये होता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो हैं किसी के भी, अपोजिशन लीडर के हों या अपोजिशन पार्टी में कोई भी मेंबर जिसके खिलाफ केस बन जाता है, नैब बुला लेती है कोई, उसे जेल में भेज दिया जाता है, फिर उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर स्पीकर जारी करते हैं। वो भी आपने और मैंने इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की ज़बान से सुना कि प्रोटेक्शन ऑर्डर बंद कर दो। इसने अमेरिका में जाके ये कहा कि मैं नवाज शरीफ के जाते ही सबसे पहले मैं जेल के उस कमरे से उसका एसी उतरवाऊंगा। आपने सुना था ना, कोई झूठ तो नहीं है, ये बातें ओपन तो इन्हें मैं कहता हूँ ये सिर्फ इनका इस वक्त कोई माटो नहीं, इनका माटो एक ही है, इन्होंने हुकूमत करनी है सिर्फ अपोजिशन को ज़लीलो ख्वार करके, इनके खिलाफ केस बना के। जो कारकर्दगी वाली बात है, जैसे आपने टर्कश कंपनी को, शहबाज शरीफ वो है, मैं इस्तांबुल गया, हमने जाके टर्कश में ये हमने KPRRP की रोड बनाई है, और वो रोड जो कारपेटिंग रोड है, आप यकीन जानिए कि वो 10-20 साल कहीं नहीं जाती। वो हम जाके वहाँ से उनसे हमने कुलेशन बनाई, फिर उनको सब सीखा और पाकिस्तान में आके वो काम शुरू किया। आज देखिए जिस मोटरवे का शोर बना करते थे, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो मेट्रो बस वाली मेरे भाई ने बात की, वो बात ये है कि आप लोग ज़कात भी देते हैं, जो बड़े लोग हैं गरीबों का ख्याल रखते हैं। एक मज़दूर को अगर सब्सिडी दी जाए और उसके आने जाने का ख़र्चा कम हो जाए, तो इससे मैं नहीं समझता कोई फ़र्क पड़ता है। देखिए गवर्नमेंट हमेशा बर्दाश्त करती है, तो बर्दाश्त करती आप देखें, आपको लोकल गवर्नमेंट को देख लें, एक बल्दियाती इदारा है, इसमें वो पानी में अपने से पैसा डालेंगे, वो सफाई में अपने से पैसा डालेंगे, बाकी वो कुछ लोगों से जो टैक्स लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं और टैक्स लेते हैं, वो उन सारों का बजट बनता है। यहाँ भी जब अब तो पता ही नहीं कि बजट कैसे बन रहा है, 3-3, 4-4 दफ़ा आपने इनको देखा बजट बनाते हुए। पहले ये कहते थे बजट आते रहे मियां साहब, मैं कहता हूँ पहले हमने ऐसी प्रैक्टिस इन्होंने देखें, जैसे बजट एक बार ही आता था, जून में आता था, अब मिनी बजट आ रहे हैं, इसके अलावा फिर और भी चेंजेस 2-3 माह बाद नजर आती है। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि जो लोग कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं वो कामयाब होते हैं जी। वो चाहे गवर्नर मलक अमीर मोहम्मद खान से लेकर आज तक, आपने किसी डिप्टी कमिश्नर को, किसी IG को, किसी RPO को, किसी CCPO को, किसी को उठाना है, अगर उसकी कारकर्दगी नहीं है, वो नहीं चला सका, वो डिलीवर नहीं कर सका, आप उसे हटा दें। यहाँ तो ये भी है कि CCPO को अपने वो ये जी इसने मेरे रिश्तेदार का कब्ज़ा नहीं दिलवाया इसलिए मैं उसको लगा रहा हूँ, फिर कब्ज़ा मिल गया। यहाँ तो बड़ी पुअर सोच है इस गवर्नमेंट की। इस गवर्नमेंट के ऊपर तो 10 दिन बंदा बातें करता रहे तो बातें नहीं ख़त्म होती। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, ये पंजाब की बदकिस्मती है। यहाँ
इस सूबे में जो सबसे इन्हें अपनी तरफ से नॉमिनेट करना था प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं इस बंदे को चीफ मिनिस्टर, और लोगों की राय से क्या आज आप लोगों को मिलते रहते हैं, इस सूबे के तमाम एमपी जो पीटीआई से तल्लक रखते हैं या बाकी जमातों से तल्लक रखते हैं, किसी ने इसका नाम पेश किया? देखिए, मैं लोग समझता तो हूं नाम आम पब्लिक ये में तो जो थोड़ा बहुत ये लोग आज सियासतदानों को जानते हैं, मियां साहब बुज़दार साहब का नाम तो कोई नहीं था जानते, मैं शायद कहता इतने हूं सहाफ़ी भी नहीं थे जानते आप कि बुज़दार देखें कौन है। बदकिस्मती ये है, किसी ने कोई सूबे का प्रोविंशियल मिनिस्टर नहीं रहा, एमपी एमएनए नहीं रहा, किसी का कोई तजर्बा नहीं, और एक इतना बड़ा सूबा उस बंदे को दे के उसके ऊपर मॉनिटर लग जाना। अब सूबे को मैं तो समझता हूँ सूबे को चला कौन रहा है? मियां साहब ये भी तो कहा जाता है ना कि देखें, अगर कहा जाता है कि बुज़दार नहीं रहेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं रहेंगे, इसमें किस हद तक सदाकत ये नज़र आती है? देखें उनको, उनकी जो पीर हैं वही बता रहे हैं उनके कि वो नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं रहेंगे। मैं कहता हूँ हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए, ये सूबा रहना चाहिए, ये मुल्क रहना चाहिए, चले इस मुल्क की तरक्की रहनी चाहिए, हमारा इक़्तिदार रहे या अच्छा, ना मियां रहे। साहब, इस्लाहात की मैं आता हूँ, मैं रजा साहब आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। एक मियां साहब से क्वेश्चन कर लूँ, जैसे कि रजा साहब ने भी पहली ब्रेक में कहा था कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नैब हो, पुलिस हो, कोई भी। मियां साहब पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस में भी कोई दरख्वास्त आती है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर कोई वहाँ पर मुजरिम बनता है तो उसको पकड़ा जाता है, ठीक है। पहले तो उस पर इल्ज़ाम ही है ना, मुलजिम होगा फिर मुजरिम होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा निज़ाम है कि सबसे पहले दरख्वास्त दी जाती है, उसको गिरफ्तार करने पहुँच जाते हैं, उसके बाद चीज़ें चलती हैं। तो ये चेंज क्यों नजर नहीं आया ये पुलिस राहत में या नैब में या कहीं भी? आपकी गवर्नमेंट में ऐसा क्यों नहीं नजर आया? देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नैब बनाई गई थी, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई कि जो हम 5-6 दफ़ा बने हुए थे, जी। उन मेंबरों को हरासा करने के लिए ये जनरल मुशर्रफ ने एक तरीक़ाकार बनाया था। वो फ़ौज के लोग थे, वो लोगों को बुलाया, हरासा किया, लेकिन उस वक़्त भी इस किस्म की सूरत हाल थी। आप देखें मंजूर भट्टू को, इसको अहमद मुख्तार फौत हो गया, उसको और कुछ लोगों को पकड़ लिया, पकड़ के उनको जेलों में बंद कर दिया। जो उनके आगे लग पड़े, जैसे चौधरी हैं, हर वक्त के ताबियादार हैं, जो भी वो सोचते रहते हैं स्पीकर हो अब इस तो clear पंजाब हो असेंबली चुके का। हैं, मियां नहीं, साहब, क्लियर clear तो हो वो उन्होंने चुके हैं होना ना। ही है भाई, उनकी ACR किसने लिखनी शफाफ है? हो चुके हैं ना, बस खान साहब ने भी कह मैं- दिया चोर डाकू थे, अब जी। वो क्लियर हो चुके हैं। खान साहब को आप फार्मूले का सोचिए, पता होगा। आप सोचिए अगर ये क्लियर हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर इस मुल्क के कोई करप्ट आदमी नहीं है, इसलिए कि जिनका केस प्रूव्ड केस है, जिन्होंने मलक रियाज को फार वेस्ट की ज़मीन दे के अपनी सारी फैमिली के नाम के प्लाट लिए, जी। और जिनको ये इमरान खान कहता था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है परवेज लाई का, इसने तो शेख रशीद के बारे में क्या हुआ है? इसने देखें, आप देखें इसकी कैबिनेट में कितने वजीर बैठे हुए हैं जो मुशर्रफ के दौर में थे, वो पीपल पार्टी के दौर में थे और दौरों में थे। ये तो कहते थे कि मैं 100 लोगों की माशी टीम लेके आ रहा हूँ बाहर से, मैं तो मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। हो सकता है मैं अभी सिर्फ import करनी उन्होंने ये लिया था। मुल्क की, आप सूबे की तकदीर बदलने के लिए ये बुज़दार लाया था, ये इनके पास थे सबसे पहले। अगर इनकी पीरनी ने बताना है कि फलां को लगा दो, फलां को उतार दो, और सूबे में जो हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे उस IG को उसी दिन बदल दिया जाए, ये 6 IG या 7 बदले हैं, किस वजह से बदले हैं? मैं नैब की बात ज़रूर करूँगा। वो नैब की बात ये है कि उनके पास कोई ये इस किस्म का अख्तियार, देखें अब मरियम अपनी बातें कर रही है, ये मरियम को अरेस्ट कर लो, कैप्टन सफदर को अरेस्ट कर लो, उसके खिलाफ कितने पर्चे हैं पेशावर में। जो इनके खिलाफ बोलता है उसे नैब अरेस्ट मैं कहता हूं वो नैब को कहते रेफरेंस को छोड़ें, कल इसका वारंट साइन करें। पहले ये था, और नैब के पास कोई भी इदारा, मैं इनकी बात से, अपने भाईस की बात से इत्तफाक करता हूं, जिसके खिलाफ प्रूव्ड केस है उसको पकड़ना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, उससे रिकवरी करनी चाहिए। ये लोगों को 3-3, 4-4 महीने, अब देखें हमजा कितनी देर बाद वो बेल आउट हुआ है, कोई पैसा उससे रिकवर हुआ है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। ख्वाजा बरादरान को देख लें, और जितने बंदे इन्होंने अरेस्ट किए हैं इस वक्त, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज वो नौबत आ गई है कि आज इस सूरत हाल को देख के इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस तरह का पैगाम दे दिया कि कोई बंदा इस सूबे में, इस मरकज़ में अब इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो लोग काम करेंगे, वो लोग जो फाइनेंस में हों, वो चाहे इसमें P&D में हूँ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हूँ, एजुकेशन में हूँ, हेल्थ में हूँ, जिन्हें पता हो कि हमें अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लोग अच्छा कहेंगे। इसलिए ये जो जिस तरह का काम चला रहे हैं, आज अगर ये इंसाफ करते तो मैं समझता हूँ इनका नाम बड़ी देर तक याद रहता। आज भी देख लें,
इस दुनिया में उन लोगों का नाम है जिन्होंने अपने दौर में इंसाफ किया, और वो हमेशा नाम जिंदा रहेगा। देखिए मियां साहब, काम जिन्होंने करने से बेइंसाफी नाम जिंदा रहता है। की, जिन्होंने बेइंसाफी की और कुछ नहीं किया, लोगों को झूठे दावे किए और लोगों को झूठे वादे करके उनका आज उनके पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो लोग इनके साथ बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। रजा साहब भी काफ़ी देर से कुछ चीज़ें नोट कर रहे हैं। रजा साहब, मियां साहब ने भी काफ़ी चीज़ें पंजाब के बारे में भी कही, बुज़दार साहब की कारकर्दगी में भी कहा, बाकी भी चीज़ें कानून की साजी के बारे में भी मियां साहब ने सारी बातें की। आप क्या कहते हैं यहाँ पर? आपकी पार्टी ज़ाहिर है 2018 का इलेक्शन भी आपने लड़ा, स्टार्ट किया आपकी पार्टी ने, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पंजाब के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है इस वक्त, सब कुछ अगर कमा के पाकिस्तान को खिला रहा है तो पंजाब है, किस तरह से देखते हैं उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी और आगे जाके चेंज क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब, किसी भी हुकूमत ने पंजाब के साथ जो भी इंसाफ किया, ना इंसाफ़ी की, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बुज़दार साहब के बारे में कहना चाह रहा हूँ, मैं इमरान साहब को कहना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब, ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है कि आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको रख लोगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो निकाल दोगे। आपको पंजाब का सूबा है, 60% अवाम है, 60% अवाम के 65% लोग डिप्राइव्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या कहते हैं, डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है। आपने उनके ऊपर एक ऐसा शख्स मुसल्लत कर दिया जिसको कोई तजर्बा नहीं है। चलो हम ये भी जानते हैं, ठीक है, तजर्बा नहीं होता है। आप 3 महीने का प्रोबेशन देते हो, 6 महीने का प्रोबेशन देते हो, साल का कर देते हो। यार अब 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। अगर बंदे ने परफॉर्म किया है तो हमें बताएं कि क्या परफॉर्मेंस की है। कोई अखबार में लिस्ट होनी चाहिए, कोई टीवी पे लिस्ट होनी चाहिए कि जनाब हम जब आए थे तो हमें ये मिला था, उसके बदले में हमने ये चीज़ें करेक्ट की हैं, ये चीज़ों की हमने कम खर्चे किए हैं और ये कुछ हम कर रहे हैं। कोई हमें कुछ तो आप बताएं कि जी बुज़दार साहब ने कुछ किया है। आप करते नहीं हैं, वो कर नहीं पाते। खान साहब कह तो रहे हैं कि बड़ा सूबा सूबा सफर चला कर रहे रहे हैं, हैं। अच्छे तरीके से चला रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छा चलाया है तो वी शुड नो कि क्या किया है। हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कंप्लेंट्स क्या आपको आ रही है? हाँ, कंप्लेंट, हर कोई कंप्लेंट। बुज़दार साहब की कंप्लेंट्स क्या है, पहले ये बताएं। बैड टू वर्स वाली सिचुएशन है कि अगर हम बुरे थे पहले तो अब वर्स हो गए हैं। तो भाई अगर ये आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे, जैसे मेरे दोस्त ने कहा है कि जी शाम के वक्त चीफ मिनिस्टर हाउस में सौदे होते हैं वगैरह वगैरह, जो ये कह रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए। तो खान साहब कई बातों का रजा साहब कहते हैं कि मुझे पता है, जैसे वो वीडियो सामने आई, खान साहब ने कहा मुझे पता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। शेख चीज कहते थे उन जिन लोगों ने पैसे लिए खान साहब को पता है, लेकिन खान साहब चुप रहते हैं। कई बातें ऐसी आती हैं जहां पर कहा जाता है वज़ीर आज़म को सब पता है, खान साहब खुद कह रहे होते हैं कि मुझे पता है। हाँ, लेकिन अगर वो जब पता है तो फिर वो चीजें सामने खान साहब खुद क्यों नहीं ले आते, तो फिर वज़ीर आज़म एक्शन क्यों नहीं लेते? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, जैसे भी बात हो रही थी कि जी, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी को अरेस्ट करना है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लो, उसके बाद अरेस्ट करो। और अगर आप अरेस्ट कर लेते हो तो ये जो उनके, देखिए, एक्सचेकर के ऊपर बहुत शदीद दबाव पड़ता है जब ये आप VVIPs को अरेस्ट करते हैं, इनके रहने का इंतजाम करते हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं, अदालतों में आते हैं, अदालतों में जाते हैं, इनकी सिक्योरिटी को आप टॉप प्रायोरिटी दे। ये सारा गरीब आवाम का पैसा खर्च हो रहा होता है। खुदा के लिए इनको उस वक्त अरेस्ट करें जब आपके पास मुकम्मल सबूत हो, ताकि जब ये अदालत में जाए तो छूट ना सके। तो फिर सियासी इंतकाम कैसे लिया जाएगा? अगर ये सबूत हैं कि इन्होंने पैसा चोरी किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और कौम को इसका शदीद नुकसान पहुंचा है, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी और वो रिलीजियसली भी और वो क्या कहते हैं कल्चरली भी, अगर इसका नुकसान इन लोगों की वजह से पहुंचे, चोरियों की वजह से, तो दे शुड बी सेंट टू गैलोज। जो लोग न्याय की हिरासत में रहे, they should be treated as traitors of the nation. They should be put in front of the firing squad and be relieved of their life. की हिरासत में रहे या पुलिस की हिरासत में, मैं ये कहता हूँ इल्जाम साबित नहीं होता, वो बाहर आ गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ, बड़ी सीधी बात कह रहा हूँ, चाहे इस पे मैं हूँ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैं इस पे मैं हूँ या कोई भी हो, अगर उसने कौम का पैसा चोरी किया है और हुकूमत में से चोरी की है, वो सबूत मिल जाते हैं, तो वो शख्स को जो है लटका देना चाहिए। लटका देना चाहिए, लेकिन जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, कोई लंबा अदालती निजाम नहीं चाहिए हमें, जैसे चाइना में होता है, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। कोई निजाम नहीं चाहिए। जिनके खिलाफ पकड़ा गया, नैब ने हिरासत में लिया, 14 माह रहे, कुछ लोग इससे ज्यादा भी रहे, अब उनके खिलाफ डॉक्टर साहब मैं वो कह रहा हूँ ना, जिम्मेदार कौन है? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिन लोगों को अगर 14 महीने रखने के बाद, 16 महीने 18 महीने रखने के बाद अभी तक ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं,
तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत या नैब या जो भी कोई डिपार्टमेंट है वो फिर इस चीज की वो अदालत खत्म हो उसका जाना तय करे, चाहिए, फिर ऐसे- अदालत तय ऐसे करे, इदारे को तो खत्म हो जाना चाहिए अदालत ना, तय करे, अदालत तय करे कि इसका सरबराह या इसको चलाने वाले लोग हैं वो इसके अहल भी हैं या उनको हटा दिया जाए। चले उनको हटा दिया जाए। मियाँ साहब आखिरी सवाल आपकी तरफ आता हूँ, आप भी देख रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में तो हमारे मुल्क में वैसे भी आप देख ले पुरानी गवर्नमेंट में था कि रेट डबल हो जाते हैं, बेशक हुकूमत कंट्रोल करती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन फिर भी कीमतें, अब घी की कीमतें इस वीक में जो है 10 से 15 रुपए बढ़ी हैं, इसी तरह बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। 8 रुपए की रोटी हो गई है, वो जहाँ पे 2 रोटियां खाता था 1 रोटी खा रहा है। मजदूर तबके को देख लें, कहा जाता है कि उन्हें 1000 रुपया जो है वो डेली उजरत दी जाए। सॉरी, कोई कोयटा आप में दे रहा है। 15 रुपए की रोटी है, 15 रुपए की रोटी कोयटा में। चले वहां पे हो सकता है, वही तो कह रहे हैं ना नहीं कि जी, वो भी वहां तो पर पाकिस्तान है, कौन वो भी देखेगा। तो पाकिस्तान मियां है। साहब आप जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कैसे देख रहे हैं माशरे को बहुत बिगाड़ आता जा रहा है, एक तरफ सियासी बिगाड़ है, एक तरफ माशरती बिगाड़ है, मुआशी जो बिगाड़ आता जा रहा है। तो आपका एक तजर्बा है, सोशल वर्कर भी हैं, आवाम का ख्याल भी रखते हैं, तो यहाँ पे आके गरीब कैसे रोटी खाएगा आगे? शायद आपने आज की, मैंने सुबह डॉन देखा तो 2-3 चीज़ें मैं ख़बरों में नहीं देख सका। सबसे पहली खबर ये थी कि गवर्नमेंट इतनी वीट जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है। आप देखिए, हमारा दौर था, किसी ने, गवर्नमेंट ने कोई वीट इंपोर्ट भी की? सबसे पहली बात है कि आज अगर पाकिस्तान गंदम भी बाहर से ले रहा है और हम गरीब 2-3 मुल्क साल हैं, से और मैं कहा कह रहा हूँ जाता है गरीब कि मुल्क है, खुद कफ़ील और होना चाहिए एक हमें। अब गवर्नमेंट ने रेट किया है 1800 रुपया आज जो फिक्स किया। जी, मैं कल किया, परसों किया, जब भी किया, अगले मैं माह में समझता कटाई है उसकी गंदम की मैं सर। समझता हूँ कि ये आप देखिए, ये तो एक सब्सिडी करोते हैं, ये सब्सिडी गई जो बाहर से इंपोर्ट की। हम अगर गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमने 3 साल में क्या तरक्की की? ये महंगाई तो होनी है। सबसे पहली बात यह है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल की कीमतें ये बढ़ा रहे हैं। आज बिल्कुल जो जिस डीजल और पेट्रोल जिस रेट पे पड़ रहा है, बड़ा फिक्स 40 से नीचे आ रहा है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच ही इनकी कोई नहीं कि हुकूमत हमने चलानी है और गरीब का फ़ायदा हमने किस तरह सोचना है। इनके पास वो टीम ही नहीं है। वही इन्होंने वज़ीर ख़जाना लिया जो पीपल पार्टी के दौर था, इनके अपने सारे बंदे फेल हो गए। मैं समझता हूं कि ये जो नलायक लोग हैं, शेख रशीद ने रेलवे को क्या उसने रेलवे का वो हौलिया बिगाड़ा, और उसका देखें, मैं समझता हूं उसको वजीर दाखिला बना दिया। क्या समझते हैं कि ये शेख रशीद जैसा बंदा वजीर दाखिला होकर इस मुल्क को बेहतरी दे सकता है? मैं कहता हूँ जानते हैं आप बेहतर, लेकिन सवाल पैदा होता है कि वजीर दाखिला कम अज कम इस पाकिस्तान का वजीर दाखिला जिसकी तरफ कोई उंगली ना उठा सके, जब बात करे तो उसकी बात में वजन हो। जब आपने सूबे की बात की, आप गवर्नर मलक अमीर मोहम्मद से देख लें, आज तक वो लोग कामयाब हुए हैं जो वजीर आला ये समझते थे कि हम इसका, ये एग्जेक्टिव पोस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है। जिस तरह की गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं लोगों से, इसका कोई फ़ायदा नहीं। महंगाई बढ़ रही है, रमज़ान का महीना लोगों से बहुत तंग होगा। देखें 300 बाज़ार होंगे अगर, तो लोग कहाँ जाएंगे? आप देखिए ये जो इनके पास सोच है, गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, मुल्क में कोई बेहतरी नाम की चीज़ आ ही नहीं रही, और कोई इनका ऐसा मंसूबा नहीं जो मुल्क को आगे लेके चले। इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए जो पीडीएम की बात करते हैं, पीडीएम को कुछ भी ना करे, एक तरफ बैठी रहे। ये गवर्नमेंट जो है ये फेल हो चुकी है। ये मुल्क की बेहतरी नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। आए दिन मुल्क का नुकसान हो रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, गर्दिशी पर कर्जे बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इन्होंने दिसंबर तक बता दिया है कि हमने बिजली का रेट कितना बढ़ाना है। आप जरा इसका चले वो तो आगे महंगाई मियाँ साहब किस तरफ जाएगी। एक सवाल मैं रजा साहब आपकी तरफ आता हूँ। मियाँ साहब, मैंने मुख्तलिफ रोड शोज भी किए, मुख्तलिफ हलकों में जाके किए, लाहौर में किए, लाहौर से बाहर भी किए, तो हमें आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपके नून लीग के दौर में कॉल्स आती थी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की तरफ से या आप कह लें टाउन की तरफ से कि आए हमारे साथ, चल के हम चेक करते हैं। रेडियो पे, दुकानों पे जो रेट लिस्ट है वो अवेजा होती थी। लेकिन अब मैं जाके कई लोगों से पूछता हूँ कि आप रेट ये लगा रहे हैं, आपके पास लिस्ट किधर है? वो कहते हैं लिस्ट आती नहीं है। मैंने कहा जी आप सरकारी रेट ये है,
आप इस पे क्यों नहीं बेचते? वो कहता है जी वो सरकार ने कहा है ना हम अपने रेट पे बेचेंगे। तो प्राइस कंट्रोल कमेटीज नजर नहीं आती। हाँ, बिल्कुल। पहले होता था कि जुर्माने किए जाते थे, लोग डर रहे होते थे और कि इस रेट लिस्ट से ज्यादा नहीं बेचा जाएगा। मंडियों में ये सूरत हाल थी, रेडियो पे थी, बाजारों में थी। लेकिन अब लोग जो है ना वो नडर हो गए हैं। वो कहते हैं जी कौन सी प्राइस कंट्रोल कमेटियां, मजिस्ट्रेट बाजारों में आते थे, चालान होते थे, लोग कुछ ना कुछ डरते थे। लेकिन अब वो प्रैक्टिस नहीं है मियाँ साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़मींदार, हमारा जो ज़मींदार है जी वो, उसको हमने सब्सिडी खाद में दी, बीज में दी। हमने ज़मींदार का ख्याल रखा और ज़मींदार को ट्रैक्टर, हमने फ्री ट्रैक्टर दिए। ये हमारी कोशिश थी कि ज़मींदार मजबूत होगा तो वो गंदम उगाएगा, गन्ना उगाएगा, शुगर। आप देखें इस दौर में शुगर भी इंपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट भी हुई। इस तरह के काम हुए हैं कि वो ऐसा माफिया इस वक्त इस हुकूमत में मौजूद है जिनका खाने का और मुल्क को लूटने का तरीकाकार ही अजीब है। वो 100 दिन लगाते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो हमारी कारकर्दगी थी सूबे में ये थी कि एक म्यूनसिपल कमेटी है जी, उसमें एक सेक्रेटरी की मुख्तलिफ कमेटियों में ड्यूटी होती थी, उसके साथ एक मिनिस्टर होता था, 1 या 2 MPA होते थे। वो सुबह के टाइम पे जो सब्ज़ी मंडियां थी उसका चक्कर लगाते थे और रेट को फिक्स करवाते थे। उस रेट के ऊपर लोगों को जो है वो सब्ज़ी मिलती थी। फिर वो अगर किसी दुकानदार को 10 रुपये के मिलेगी तो वो 11 रुपये देगा, अगर वो 20 रुपये की लेगा उसको डंडे मारें, उसको फाइन करें, कुछ भी करें, वो किस तरह लेस में दे सकता है। दूसरी बात मैं आपके पास आता हूँ, वो ये है कि जो आपने कमेटियों की इसकी बात की है हमने, सबसे पहली बात ये है कि आप देख लें जो तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होती है, लोग रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं, फ़र्द लेते हैं। हमने ये सारा कंप्यूटराइज कराया। जो बंदा रजिस्ट्री करवाता था उसको, ये हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक शाख थी जो कंप्यूटराइज सिस्टम में एक सीनियर किस्म का बंदा बैठा होता, उसके नीचे सारा कंट्रोल था। उस बंदे का रजिस्ट्री के ऊपर नाम होता था। उससे पूछते थे कि आपने रजिस्ट्री करवाई है, इतने की करवाई है, आप घर पहुंच गए हैं खैर खैरियत से, आपसे किसी ने रिश्वत नहीं ली। आज एक ऐसी मिसाल बता दें, ये सारे का सारा फेयर होता था, मीडिया आज़ाद था। मीडिया जहां जाता था, चीफ मिनिस्टर की मीडिया उसको हाईलाइट करता था और दूसरे दिन शाम से पहले वहां सेक्रेटरी गवर्नमेंट पहुंची होती थी। आज वज़ीर आला बेचारे को क्या पता है। यही तो बात है, हम समझते हैं कि ये सूबा लावारिस हो चुका है इनके होते हुए। और मैं समझता हूं आप तो सूबे की इस साइड की बात करते हैं, मैंने तो सेक्रेटरी असम्बली के, जो परवेज लाई के साथ सेक्रेटरी असम्बली है, उसके टेलीफोन सुने। जिस तरह वो समझता है कि मैं तो सबसे बड़ा बदमाश बैठा हूं इस सूबे में, यहाँ हर कोई अपनी अपनी मर्जी कर रहा है। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, इसमें जिलों का स्टेटस दिया हुआ है कि गुजरात का स्टेटस चौधरीयों के पास है, बुजदार भी नहीं वहां पे मुदाखलत कर सकता, इमरान हां भी नहीं कर सकता। इस तरह इलाके मुख्तस हैं, यहाँ किसी एक की हुकूमत है ही नहीं। ऐसा ही लंगड़ा लूला इन्हें वजीर आला चाहिए, अपनी मर्जी करते रहें और वो चुप करके बैठा रहे। और सूबे का पुरसाने हाल कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, महंगाई आसमान पे पहुंच गई है, बिजली के रेट वहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर को देख रहे हैं। अब PDM हो या कोई और हो, मैं समझता हूँ ये हुकूमत ही सब के लिए बड़ा काम कर रही है। यही लोगों के सामने सबसे बड़ा इशू है, लोग इन्हें घर भेज के तब भी मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं। चले मुल्क की बेहतरी देखें कब आ सकती है, ये तो अल्लाह का खुसूसी करम हो तो फिर ही हो सकता है, हदायत सबको हो जाए तो फिर ही है। रज़ा साहब आप क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर? महंगाई के हवाले से आप लोगों का स्लोगन भी है महंगाई को फांसी दो, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम को फांसी उल्टा मिल रही है, अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं और आगे जाके मजीद हालात गंभीर होंगे। रमजान में आप देख लें कि क्या हाल यहाँ पे होता है कि अगर एक फ्रूट 100 रुपए किलो तो 300 रुपए किलो पे वो चला जाएगा। मैंने तो इस तनाज़ुर में कैसे आप देखते हैं? 1-2 बातें मैंने क्लैरिफाई करनी चाही थी जी, कि जैसे मैंने कहा था कि लाहौर में रोटी 8 रुपए की है, कोयटा में 15 रुपए की है। इसका मतलब ये नहीं कि लाहौर में रोटी सस्ती है, ये बहुत महंगी रोटी है और वहाँ पे तो बहुत आग लगा दी उन्होंने 15 रुपए की करके, ये वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते। कभी रोटी 2 रुपए की भी निकली थी, स्कीम निकली थी, रोटी तो एक आने की, ठीक है, वज़ीर आला साहब थे हमारे, मियाँ साहब ने 2 रुपए की भी रोटी की थी, उस पर एतराज़ात थे कि जी इन्होंने ऐसा प्लान क्यों निकाल दिया है। जी अब मैं आता हूँ इस तरफ। वो शेर रशीद साहब की बात हो रही थी, वो सिर्फ ये देखते हैं, वो एफिशिएंसी का उनको पता ही नहीं है, ही हैज़ नो नॉलेज अबाउट व्हाट डज एफिशिएंसी मीन्स। तो वो सिर्फ ये देखते हैं जी मैंने अब 15 ट्रेनें चला दी हैं,
मैंने इतनी ट्रेनें पहले इतनी थी, रजा अब साहब मैंने ट्रेनें इतनी कर पटरी दी से हैं। कितनी उतरी है कोई नहीं ठीक है, नहीं, बताता। मैं ट्रेनें उन्हें- चला दी लेकिन जी, पटरी से जी, कितनी जी। उतरी, और फिर एक्सीडेंट कितने हुए, दूसरा लोगों की जानें कितनी गई, ये कोई नहीं देखता। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। और फिर उनको इस चीज़ का बड़ा फख्र है कि जी मेरी ये 14वीं के बदले 15वीं मिनिस्ट्री है। और भाई 15वीं मिनिस्ट्री डज नॉट मीन कि आप बड़े एफिशिएंट हो। मतलब आपको जो मूवमेंट की जाती है ना, एक मिनिस्ट्री उठाकर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसका मतलब है कि यार वो कहेंगे यार से जान छुड़ाओ, लेकिन इसको देते रहो कुछ ना कुछ, ताकि ये बस जो कर रहा है करता रहे, हमें तंग ना करे। ये इसका ये मतलब है। तो आप इसका मतलब है कि लोगों से डर के हुकूमत को बस उनका अब इत्तेहादी इसी बनाया तरह ही गया हो है। रहा है ना जी, इसी तरह ही हो रहा अगर है। कहा जाता है चौधरी बरादरान को मिलाया गया तो वो पंजाब लेवल पे उनको ब्लैकमेल करते हैं कि हम इत्तेहाद छोड़ देंगे तो आपके देखिए, पंजाब में भी अब गवर्नमेंट चली चौधरी जाएगी। बरादरान की तो बात ही ना करें। वो कौन सा हुक्मरान पाकिस्तान का है जिसमें चौधरी बरादरान शामिल नहीं थे? वो चौधरी ज़हूर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस वक्त से अयूब खान के दौर से लेके अब तक इनको देखते रहे। ज़हूर शुजात, चौधरी शुजात के बाद चौधरी परवेज़ लाई, फिर वो एक और छोटा चौधरी, फिर एक और, वो सारे लाइन में लगे हुए हैं। इसी तरह सबके लगे हुए हैं, ये अकेलों के नहीं लगे हुए हैं। चौधरी बरादरान को मियां ये साहब जो है इनको पावर में इनके इलाके के हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर साहब उनको पावर में आने का इतना शौक है कि वो जरदारी साहब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे विद नो एफिशिएंसी, विद नो पावर, मियां साहब वो होता बनता था। विद नो अथॉरिटी एट ऑल। क्या पार्लियामेंट में ये तो जो है ना, देखिए कानून में ये आइन हमारे में मुल्क है में यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट। हमारे लोग बेचारे भूखे मर रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो भूख पावर की है ना, इनकी जो भूख पैसे की है ना, वो खत्म नहीं होती। वो पता नहीं कहाँ इनको लेके जाएगी। मुझे समझ नहीं आती है कि ये अपनी, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इतना कर दे कि हम 1.5-2 रोटी दिन में खा लें, दोपहर को खा लें, वो हजम हो जाए। इनको रोटी भी हजम नहीं होती, ये पाइप से खुराक ले रहे होते हैं, उसके बावजूद ये जो है ना, रजा साहब जान उनका छोड़ दे। दावा है पढ़ा लिखा अब पंजाब आगे- उन्होंने अब कर अगर दिया, आप रमजान का कहते हैं महीना, उन्होंने कुछ किया नहीं है। रमजान का महीना आ गया जी। आप देख लें अरब वर्ल्ड में, देख लें इवन यूरोप में देख लें, जब रमजान का महीना है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन हो जाती हैं 15-15, 20-20%। हर दुकान के बाहर, सुपर मार्केट के बाहर, वो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो उनके डिस्काउंट्स लग जाते हैं। रमजान करीम हो रहा होता है, कुल्लू अमन तो बखैर हो रहा होता है। और यहाँ पे जैसे रमजान का महीना शुरू होता है, होर्डिंग शुरू हो जाती है, उसमें गवर्नमेंट भी शामिल होती है, उसमें पब्लिक भी शामिल होती है, उसमें सारे शामिल होते हैं। अभी से शामिल है सभी, अभी से शुरू हो गया शुरू हो गई हैं और अभी चीजें। हालत ये है कि आप मार्केट में जाते हो, आपको जो आपका प्रोडक्ट चाहिए वो मिलता नहीं है। ये आपके यूटिलिटी स्टोर्स हैं। मैं डरता हूँ, मुझे खौफ आता है जब मैं अंदर जाकर देखता हूँ, इतना बैडली मिसमैनेज ये इदारा है, इतना बैडली मिसमैनेज इनकी शेल्फ्स हैं, प्राइसिंग इनकी ठीक नहीं होती, लोग इनको नहीं पता कि अंदर काम क्यों होना है, किसी को ये नहीं पता कि उनके पास कौन सा प्रोडक्ट मौजूद है। प्लानिंग इतनी खराब है कि देर आउट ऑफ स्टॉक फॉर शुगर, देर आउट ऑफ स्टॉक फॉर आटा, देर आउट ऑफ, ये तो होने ही नहीं चाहिए कि आपका कोई आउटलेट जो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना आपको बताने चाहिए कि हमारे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है और ये हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। ये किस तरह रमजान को वेलकम करेंगे, लोगों को किस तरह फीड करें? लोग तो गले गले उनके वो डूबे हुए महंगाई से। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि सिविल वॉर शुरू ना हो जाए रमजान के बाद। देखें, बहुत शुक्रिया रजा साहब आपका, मियाँ साहब आपको बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मियाँ साहब ने भी कुछ बातें बहुत अहम की, कानून साजी के हवाले से की, आवाम के लिए की। इसी तरह रजा साहब ने भी, जो उनका एक तजर्बा है इंटरनेशनली, उन्होंने भी देखा हुआ है, मियाँ साहब ने भी देखा है। सब चीज़ें आवाम के सामने हैं, लेकिन आवाम शायद अपने आप को समझने में या अपने हुक्मरानों को समझने में बहुत बड़ी गलती करती है। एक बार आपने देखा, 2 बार देखा, लेकिन अगर आपने तब्दीली के लिए किसी को देखा, तब्दीली नहीं आई, तो आगे जाके तब्दीली कैसे आ सकती है जब तक आपसे किए हुए वादे वो पूरे नहीं होते। 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है 1000 घर दिए जा चुके हैं। वो आगे जो बाकी 50 लाख का वादा था वो कब आएंगे? 1 करोड़ नौकरियां कब आएंगी? जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है वो किस तरह से आवाम को लेके चल रही है? स्मार्ट लॉकडाउन भी है, उससे भी लोग परेशान हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तरक्की करेगा तो कैसे करेगा, लेकिन जब तक इस्लाहात नहीं होंगी, हुकूमत और अपोजिशन मिलके कानून साजी नहीं करेंगे, आवाम के लिए नहीं सोचेंगी, तब तक पाकिस्तान में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि कोई भी जब करारदाद सामने लेके आती है तो अपोजिशन पार्लियामेंट का एक बड़ा हिस्सा होती है, अहम हिस्सा होती है, उसको साथ लेके चले। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।